नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे प्रशांत किशोर ने आरजेडी को खासकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में बिहार के ग्रोथ रेट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली है। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने और 40 महिला उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान भी प्रशांत किशोर ने किया है। बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे और नई पार्टी बनाने जा रहे प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। आए दिन पीके तंज भरे अंदाज में आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। हाल में तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास और क्राइम के आंकड़े पर सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला था, तो रविवार को जवाब प्रशांत किशोर ने कुछ इस अंदाज में दिया। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करे, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। प्रशांत यही नहीं रुके, कहा तेजस्वी 6 महीने पहले डिप्टी सीएम थे तो उन्हें बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था। अगर नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ हो लें तो तेजस्वी को बिहार फिर बढ़िया दिखने लगेगा। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। चुनावी मैदान में कूदने जा रहे प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 सीट पर महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। इन सब के बीच बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स भी अभी से तेज हो गई है। राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज की ओर से लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लालू प्रसाद न केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से यादव जाति के दूसरे नेताओं को लालू फैमिली आगे नहीं बढ़ा रहे। प्रशांत किशोर जी, आपकी बातें तो हास्यास्पद है। आप भूल रहे हैं 4 साल पहले जब आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गोद में खेल रहे थे तो आपको नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल लगते थे और बिहार स्विट्जरलैंड लगता था। आज जो आप कटाक्ष कर रहे हैं तेजस्वी जी पे और नीतीश कुमार जी पे, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी का पैसा कर रहे हैं और बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत आपको करवाया जा रहा है। कौन क्या बोलता है या टिप्पणी करता है, इस पर हमें कुछ नहीं करना। हाँ, यह पहले से भी हम लोग कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी तथ्यहीन और तर्कविहीन बात करते हैं। उनकी बातों को बहुत महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। प्रशांत किशोर लगातार गांव शहरों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत वैसे भी गर्माती रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, आज पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। अब दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और अनंत सिंह ने कहा कि वो 2025 का चुनाव जरूर लड़ेंगे और 2025 में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अनंत सिंह ने बताया कि मेरा कुछ काम था, सीएम ने कहा है काम हो जाएगा। अनंत सिंह ने कहा सीएम से मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात किए हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्र घूमने के लिए गया थे, जनता कुछ काम बताए तो ऐसे काम के हमको काम कर देंगे। सब लोग पीछे करिए ना। आप जब निकले हैं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि आपको बचाया गया है। आपको बचाया गया है। अब जो काम हमको पूछा बता दिए, सब काम से गए हैं, बोले कि काम हो जाएगा।
चुनाव चल रही है, 25 में चुनाव भी लड़िएगा क्या? 25 में चुनाव लड़ेंगे। और सर कैसा रहा मुलाकात? बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हुई। बढ़िया मुलाकात रहा। क्या कुछ बोला मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, हम काम से गए, जो काम कर दिए। आपको लगता है बिहार बदल दिया है नीतीश कुमार ने, तस्वीर बदल दी है? तो आप लोग को भी जनाता होगा। सर अब जाएगा 2025 में क्या लग रहा है सर, कौन जीतेगा? जो है सह रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। और अब बात करेंगे उस मुद्दे को जिसको लेकर फुल ऑन राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में एक बार फिर से जातीय गणना कराने की मांग कर दी है। प्रयागराज में संविधान से जुड़े विषय पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वे देश में जातीय गणना करवा कर ही रहेंगे। अब राहुल गांधी जातीय गणना की मांग कर रहे हैं तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के इस बयान पर एनडीए के नेता जोरदार हमला बोल रहे हैं। सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। अब राहुल गांधी पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला किया है। पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में जातीय गणना की मांग उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद अपनी जाति नहीं बता रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी थेथरोलॉजी वाली राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 बार चुनाव हारा और 100 की संख्या नहीं पार किया, वो कह रहा है मोदी जी कमजोर हो गए हैं, देखते हैं इससे झुके हुए हैं। मोदी जी तो सीना तान करके देश हित में काम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई है। इसे ममता बनर्जी के कहने पर राहुल गांधी ने खुद खारिज कर दिया था और आज वो इस पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। श्री सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। अब इधर जातीय गणना को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा केवल जातीय गणना करवा लेने से दलितों और पिछड़ों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं करवाते हैं। ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग की दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहाँ बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है,
तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। बढ़ते आगे, SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा को लेकर सियासत जारी है। जीतन राम मांझी ने इसके विरोध में प्रदर्शन करने वालों को स्वार्थी बताया था, जबकि चिराग पासवान ने समर्थन किया था। अब इस पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान जिस वर्ग से आते हैं वो उस वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, हम भी एक वर्ग से हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि SC समाज में एक वर्ग आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रहा है, और जीतन राम मांझी ने कहा कि स्वार्थी कौन है जो आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रहे हैं। व्यक्ति हैं, चलाते हैं, पार्टी हैं, वो भी एक वर्ग के हैं, तो अपने वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे। हम भी एक वर्ग के हैं, जिस वर्ग में 18 जातियां यहाँ है, और जो प्राप्त जो एजुकेशन का है, प्राप्त जो विकास का है और जो पॉपुलेशन का है, वो 20% में 11% वो होते हैं, और आरक्षण का वो करीब 17-18% ले रहे हैं। और हमारी जो 18 जातियां हैं जो 9% है, वो आरक्षण का 1% ले रहा है। तो स्वार्थी कौन है? ज़्यादा जो ले रहा है उसको तो छोटे भाई को कम से कम देना चाहिए। लखीसराय में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई है। पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए, और इस बार QR कोड और नमो ऐप के जरिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। फॉर्म भरकर भी सदस्य बनने का पुराना तरीका जारी रहेगा। हर वर्ग और धर्म के पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के बाद विजय सिन्हा ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाती है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी नहीं है, और इसीलिए हर 6 वर्ष में पुनः सबको सदस्य बनाने का अभियान शुरू होता है। 31 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस अभियान का शुरुआत करेंगे, और 1 तारीख से विधिवत हर नए पुराने सभी को फिर से सदस्य बनना है। और अब बात दरभंगा हवाई अड्डे की। दरभंगा हवाई अड्डे की अब शक्ल और सूरत दोनों ही बदलने वाली है। आने वाले 2 साल में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित कर लिया जाएगा। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार और नए टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण का काम भी निजी कंपनी को दे दिया गया है। दरभंगा हवाई अड्डे को नए रूप में लाने के लिए तकरीबन 631.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस काम को तकरीबन 2 वर्षों में पूरा कर लेने का लक्ष्य भी रखा गया है। नए टर्मिनल भवन में मिथिला की संस्कृति दिखे, इसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही नए निर्माण के बाद यहां से तकरीबन 30 लाख यात्रियों का आवागमन होगा। नए निर्माण का पूरा नक्शा और दरभंगा हवाई अड्डा कैसा दिखेगा, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। निर्माण के बाद दरभंगा हवाई अड्डे से 24 घंटे हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहां दिन में ही विमान सेवा है। इसकी पुष्टि दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने की है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय रूप में विकसित करने के लिए 918 करोड़ की स्वीकृति भारत की सरकार ने दी है, जिसमें 572 करोड़ की लागत से 54 एकड़ भूमि के नए टर्मिनल भवन और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। उसका आवंटन भी हो गया है, उसका टेंडर भी हो गया, अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य आवंटित किया गया है, और 2 साल में यह कार्य पूरा हो जाना है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आने वाले समय में दरभंगा में बनने वाला है। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी लगभग 30 लाख प्रतिवर्ष लोगों की आवाजाही का होगा। मुंगेर में एसटीएफ और पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और पुलिस को सूचना मिली थी कि सिरजुआ तौफीर दियारा में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है। छापेमारी के बाद पुलिस ने मौके से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 12 खोखा और 6 बेस मशीन बरामद किए हैं। साथ ही 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे की बॉडी, 5 बैरल और 3 पीस ट्रिगर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए। गिरफ्तार लोगों में कुछ का आपराधिक इतिहास भी रहा है।
बल को देखते ही वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उनको बल का प्रयोग करके पकड़ा गया और उनका नाम पता पूछने पर पता चला कि एक का नाम सुबोध यादव है, दूसरे का नाम बच्चो यादव है, तीसरा का नाम कोटोरन यादव है, चौथा का नाम सर्वेश यादव है, पांचवा का नाम रुकेश यादव है और छठा का नाम मिट्टू कुमार है। और वहाँ पर हमारे छापेमारी दल को और भी बहुत कुछ सामान बरामद हुआ है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, जहां उत्पाद विभाग ने 3 गाड़ियों से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5020 टेट्रा पैक और अंग्रेजी शराब के साथ ही 116 कार्टन बरामद किए हैं। साथ ही 450 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई। उत्पाद विभाग ने टोटल 900 लीटर विदेशी शराब और 450 लीटर देसी शराब बरामद की है। 3 अलग अलग जगह छापेमारी में पुलिस ने 6 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जिस पिकअप वैन से शराब जब्त की गई उस पर पुलिस को झांसा देने के लिए डाक पार्सल लिखा गया था। गाड़ी में विशेष तहखाना बनाकर शराब तस्करी की जा रही थी। वहीं इनोवा गाड़ी से भी शराब बरामद की गई है और 450 लीटर देसी शराब जब्त किए हैं। इसमें अगर ये टेट्रा पैक में कन्वर्ट करें तो 5000 पीस के आसपास आता है और बाजार में इसका मूल्य 10 लाख के आसपास है। तो कहाँ और ये तीनों कार्रवाई अलग अलग स्थान पे हुई है। और अब आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ज्यादा मोबाइल देखने का कितना असर होता है, इस खबर को देख आप समझ जाएंगे। मामला मोतिहारी के चांदमारी का है, जहां एक युवक मोबाइल देखकर मानसिक तौर से विक्षिप्त हो गया। युवक चाबी का गुच्छा, 2 नेल कटर और एक चाकू निगल गया। पेट के अंदर चाबी का गुच्छा, 2 नेल कटर और एक चाकू देखकर चिकित्सक भी हैरान हो गए। डॉक्टर ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद चाबी का गुच्छा, नेल कटर और छुरी को पेट से बाहर निकाला है। युवक के पेट से चाबी, नेल कटर और छुरी निगलने की बात का खुलासा तब हुआ जब माता पिता अलमारी में चाबी खोजने लगे। जब बेटे से पूछा तो उसने बताया कि वो चाबी निगल चुका है। और इसके बाद माता पिता बेटे को लेकर अस्पताल ले गए, जहां एक्सरे में पेट के भीतर चाबी, नेल कटर और चाकू भी दिखा, जो आपको स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। माता पिता का कहना है कि ज्यादा मोबाइल देखने से उनका बेटा विक्षिप्त हो गया है। एक ऑपरेशन किया है, इसमें एक 20-22 साल का बच्चा है, थोड़ा सा वो डल है दिमाग से। वो परसों शाम में बहुत सारा घर का सामग्री लाइक चाबी का गुच्छा, सेपरेट चाबी, 2 नेल कटर, चाकू छोटा सा, सब निकल गया था। निकलने के बाद उसकी माँ खोजना शुरू की कि चाबी अलमीरा का कहाँ है। तब उसने बताया कि मैंने चाबी घोट लिया है। केवल चाबी के बारे में ही पता था कि चाबी घोट लिया है। बहुत हद समय तक वो छोटा मोटा मेटल कॉइन वाइन खुद से निकल जाता। हम परसों रात में आया था मेरे पास, कल दिन भर वेट किया हम लोगों ने, कल फिर से एक्सरे किया, चेकअप किया, तो वो चाबी के साथ साथ पता चला कि बहुत ज्यादा मेटल है अंदर। वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि अररिया में 289 एकड़ भूमि पर देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा, जिसके लिए बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की एक टीम अररिया में जमीन का निरीक्षण करेगी और जल्द ही इसका काम भी शुरू हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस चिड़ियाघर के निर्माण में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस चिड़ियाघर के बनने से रोजगार के साथ ही कई सारे सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी। इस इलाके का तेजी से विकास भी होगा। प्रेम कुमार अररिया में वन विभाग द्वारा आयोजित 75वें वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 89 एकड़ लैंड जो हमारे पास जाकर लैंड में हम देश का सबसे बड़ा चिड़ियाखाना बनाने जा रहे हैं और बिहार सरकार की सहमति हो गई है। भारत सरकार के द्वारा टीम आ रही यहाँ पर है और 1500 करोड़ रुपये लागत से बिहार का देश दुनिया का बड़ा जू बनने जा रहा है। रोजगार का अवसर पैदा होंगे। ऐसे बिहार में अब जू है पटने में जाकर 93 वन प्राणी प्रकार के हैं जाकर 1100 की संख्या में जाकर। तो बिहार में पर्यटकों की असीम संभावनाएं, उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में उत्तर बिहार जो हमारा जाकर के है ये मिनी दार्जिलिंग है।
लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की तरफ से पटना में आज स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में बिहार के 250 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। समिट का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया, जबकि बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी मौजूद रहे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का मकसद 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 सफल स्टार्टअप की स्थापना का है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता होगी। आज के स्टार्टअप समिट में बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे युवाओं ने सफल स्टार्टअप का अनुभव भी साझा किया। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी स्टार्टअप की सराहना करते हुए कहे, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना है, इससे युवाओं में रोजगार और उद्यमिता की टेंशन क्या कहते हैं प्रवृत्ति बढ़ेगी और बिना व्यापार के विकास किए हुए लक्ष्मी नहीं आती है, यानी हिंदुस्तान प्रोस्पेरस नहीं हो सकता है। तो व्यापारे बसंती लक्ष्मी की बात आती है, जैसा मैंने हमने कहा। और उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच छापी, भीख निदान, तो बान का भी मतलब व्यापार का भी महत्व बहुत बड़ा है। और स्टार्टअप जो 2024 का वैभव जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस माध्यम से बिहार को बहुत फायदा होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।